So today we are going to study about learning for change. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 सिविक्स क्लास 7. ठीक है, और ये है इसका पार्ट 2. ठीक है, तो पार्ट 2 में बेसिकली हमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है लर्निंग फॉर चेंज. ठीक है, लर्निंग फॉर चेंज होता क्या है एग्जैक्टली और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लर्निंग फॉर चेंज का मतलब होता है व्हाट आर दोस टॉपिक्स, व्हाट आर दोस सब्जेक्टिव्स ऑन व्हिच वी हैव टू वर्क एंड ब्रिंग अप द चेंज इन आवर सोसाइटी. ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो भी चेंज ले आना है, जो भी चीजें हमें ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, वो चीजें अगर हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो वो चीजें क्या हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बताओ भाई क्या कर सकते हैं चेंज लाने के लिए. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स? चीप थिंकिंग तो कह सकते हैं, बट अ कांस्टेंट बिलीफ और अ कांस्टेंट थिंकिंग अबाउट समवन, समथिंग और सम जेंडर इज नोन एज स्टीरियोटाइप. किसी एक चीज को लेकर के एक कांस्टेंट बिलीफ बना लेना क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप. ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं चेंज. अगर हम स्टीरियोटाइप पे ध्यान ना दे करके, लोगों की सोच पे ध्यान ना दे करके, अगर अपने हम गोल पे ध्यान देते हैं, ठीक है, और प्रॉपर पाथ को चूज करके इस गोल तक अगर हम पहुंच रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, हम स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. दूसरी चीज क्या हो सकती है? स्टीरियोटाइप हो सकता है ना. उसके बाद आस्किंग फॉर फैमिली सपोर्ट. आस्किंग फॉर फैमिली सपोर्ट, बिकॉज फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गोल के अचीवमेंट में. ठीक है, दो चीजें बताई थी, एक होता है फैमिली सपोर्ट, दूसरा होता है थिंकिंग. ठीक है, ये दो चीजें जिसके पास होती हैं, ठीक है, ये दो चीजें जिसके पास होती हैं वो अपने गोल को अचीव कर पाता है, जिसके पास नहीं होती है वो नहीं कर पाता है. आ रही है बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेंटेन एंड वी हैव टू चेंज इन आवर सोसाइटी. ठीक है, हमें स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है और फैमिली को अपने बताना है कि हर किसी का पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, हर किसी का जॉब करना, बाहर की तरफ निकल करके सोसाइटी को फेस करना कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और जब इन चीजों को अपने फैमिली को बताते हैं तो फैमिली क्या करती है, फिर उस हिसाब से हमें सपोर्ट करती है. समझ में आ रही बात? तो यही होता है लर्निंग फॉर चेंज. हम चेंज कैसे ले आ सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है, और इस चीजों के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, बेसिकली यही सब चीजें इसमें एडेड होती हैं. कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, इसमें एक एग्जांपल आया था हमारे पास रस सुंदरी देवी का. क्या था, कोई बताएगा? बताओ त्रिपाठी. रस सुंदरी देवी का जो एग्जांपल हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया एक एग्जांपल के फॉर्म में, कैसे किया था? फिर वो पहले सोचे कि उनको पढ़ना उतना पढ़े, लेकिन फिर जब उनकी शादी हुई तो धीरे धीरे देख रही कि पढ़ना हर लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट. फिर जब 14 साल की हुई और जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, छुप छुप के मदद से. उसके बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और धीरे धीरे. क्या नाम था आपके बायोग्राफी का? अमर जबान. ठीक है, बैठिए. तो रस सुंदरी देवी वाज अ एग्जांपल फॉर ऑल द लेडीज दैट आर ऑलवेज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो वो एजुकेटेड नहीं थी, लिटरेट नहीं थी, ठीक है, बट आफ्टर मैरिज उन्होंने सोसाइटी को चेंज होते देखा. ठीक है, उन्होंने देखा कि कैसे एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बनता जा रहा है. ठीक है, तो बाद में उन्होंने एजुकेशन को अपने एक ऑर्गन ऑफ लाइफ बनाना स्टार्ट किया. ठीक है, सीक्रेटली उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया. पढ़ते 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 जब वो लिटरेट हो गई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी. ठीक है, शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू राइट हर ओन ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, एंड द नेम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी वाज अमर जबान. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो रस सुंदरी देवी का जो क्या हुआ, रस सुंदरी देवी जो थी हमारी, ये बेसिकली क्या थी, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू राइट हर ओन ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. ठीक है, शी बिलोंग टू वेस्ट बंगाल एंड दैट इज व्हाई शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला whose name was अमर जबान. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है. ओके, आफ्टर दैट
At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring a bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret after her marriage. अपने मैरिज के बाद भी उन्होंने अपने आप को पढ़ाना जारी रखा, ठीक है। उन्होंने अपने स्टडीज को कंटिन्यू किया और उसके बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। क्यों? क्योंकि उस टाइम के लोग ये सोचते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ लेती है, अगर कोई लड़की लिटरेट हो जाती है, तो वो क्या करेगी, अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो बैड लक साबित हो जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट शी विल बिकम अ विडो, ठीक है। विडो का मतलब क्या होता है? विधवा, ठीक है। तो विडो बन जाएगी और इसी वजह से कई सारी लेडीज पढ़ती नहीं थी। बट जब इनको पता चला कि ये चीजें नहीं होती हैं, ये बस एक सोच है, ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और जब काम करना स्टार्ट किया तो वो एक ऑटोबायोग्राफी को लिखा और लिटरेट हो गई। समझ में आ रही है बात? क्या हुआ दिव्या? क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास चैतन्य भगावत। वसुंधरी देवी वाज एबल टू रीड, जब वो लिटरेट हो गई तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। जब डिफरेंट नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट किया, डिफरेंट बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर उनकी जो नॉलेज है वो और धीरे-धीरे आगे इंक्रीज होती गई। क्योंकि जब हमें पढ़ना आ जाता है तो उसके आगे फिर हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बांग्ला पढ़नी आ रही है तो बांग्ला से मिला करके हिंदी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी के बाद फिर बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम पढ़ करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। ये होता है यहीं पे खत्म। इसके बाद आता है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। ये है हमारा अगला टॉपिक, स्कूलिंग एंड एजुकेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है? अब भाई क्वेश्चन है किसी का? बोलो अनु, कुछ समझ में आ रहा है सारा? स्कूलिंग एंड एजुकेशन का मतलब क्या है? The change in education system, the change in the formats of education system which we are facing today and which we were facing 100 years back, ठीक है। अगर 100 साल पहले की बात कर लो और 100 साल बाद यानी कि आज की हम बात करते हैं, तो कितना जो डिफरेंस है वो एजुकेशन सिस्टम में आया है, एजुकेशन के तरीकों में आया है, ठीक है। और डिफरेंट फैमिलीज में आया है कि उन्होंने एजुकेशन को कितनी प्रायोरिटी देनी स्टार्ट करी है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर 1920 की ले लो और 2020 की बात कर लो तो क्या डिफरेंस लगता है? क्या है? 1920 जेंडर के स्कूल सर, अभी हम लोग एजुकेशन स्किल्स सीख रहे हैं, अब पिछले जमाने में नहीं था एजुकेशन स्किल्स। अरे भैया, एजुकेशन में क्या चेंज आया है? जैसे सबसे पहले था यहाँ पे जेंडरिक स्कूल, ठीक है। जेंडरिक स्कूल का मतलब क्या? हर एक जेंडर के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया है? कोएड स्कूल। कोएड स्कूल्स यानी कि लड़के लड़की दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ रहे हो ना कोएड में? बैठो। ये कोएड स्कूल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? पहले सिर्फ एजुकेशन था और भी प्राइमरी एजुकेशन था। अब क्या है? एजुकेशन प्लस स्किल्स, जैसे कि मार्शल आर्ट हो गया, कोडिंग हो गई, ये सब चीजें क्या है? ये एजुकेशन और साथ साथ में स्किल्स है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद क्या हो गया? हाँ, स्कूल्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ स्कूल्स डिक्रीज और नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर क्या हो सकता है भाई? बताओ। ट्रांसपोर्ट इसमें कहां से ऐड हो जाएगा भाई? पार्टिसिपेशन। क्या हो सकता है? पार्टिसिपेशन। पहले की लड़कियां भी जो थी ना, वो भी महान थी। उनको पढ़ने का मन नहीं करता था, वो भी यही सोचती थी कि हम क्या करेंगे पढ़ के, आखिर में एंड ऑफ द डे हमें करना घर का काम ही है, ठीक है। क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन उस टाइम पे लो था और इस टाइम पे पार्टिसिपेशन क्या है? हाई है, ठीक है। हर एक फील्ड में अगर हम किसी भी फील्ड की बात कर लें तो वहां पे बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेशन है, चाहे लड़कों को ले लो चाहे लड़कियों को ले लो। अपनी क्लास में देख लो, 6 8 6 2 2 4 5 3 8 इक्वल पार्टिसिपेशन है क्लास में, ठीक है। तो हर चीज में जो इक्वल पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ हो रहा है वो पहले के जमाने में इतना नहीं था। 100 में 1, ठीक है, 1000 में 1 लाख में 5, ऐसे करके लड़कियों का पार्टिसिपेशन उस टाइम पे हुआ करता था। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, ये तो हमने देख लिया कि 1920 और 2020 में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंज आया, ठीक है। और ये चेंज आया क्यों? क्यों बताइएगा?
किसी को पता है ये चेंज आया क्यों? यस सर। बताइए बताइए। सर कई सारे लोगों ने एक को बोलने दोगे? हाँ बोलो। सर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और जो ये हमारा मूवमेंट था जो एजुकेशन को इनहांस करना या एजुकेशन को और एडवांस करना, ठीक है, इस एजुकेशन को एडवांस करने में बहुत सारे जो लेडी लीडर्स थी उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और रोल प्ले करने के बाद क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम को सबके लाइफ में इक्वल वैल्यू मिली। समझ में आया? बैठे। कोई परेशानी किसी को? तो आज की डेट में अगर आप देखते हो तो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। पहले के जमाने में केवल एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी, वो थी हमारी मदर टंग हिंदी, ठीक है, हिंदी, या फिर अगर कोई स्टेट में जाते थे तो शायद उस स्टेट की कोई लैंग्वेज हो गई, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भी चीजें हम सीखते थे। बाद में क्या हुआ, हमने इंग्लिश को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, ठीक है। जब इंग्लिश भी ऐड हुई तो हमारे पास 3 भाषाओं का ज्ञान हो गया, एक हमारी राजभाषा, एक हमारी राष्ट्रभाषा, तीसरा एक फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। 3 लैंग्वेज का हमारे पास ज्ञान हो गया। 3 लैंग्वेजेस के बाद इसमें फिर साइंस को ऐड किया गया। साइंस का मतलब क्या, हमारे आसपास हो रही घटनाओं के पीछे जो रीजन है, उस रीजन के पीछे कारण क्या है, इस चीज को ऐड करना हमने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हमारे देश विदेश में क्या चल रहा है, ठीक है, किस बेसिस पे चल रहा है, कौन से नए नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को बनाने के पीछे का रीजन क्या था, ये हमें बताता है हमारा ये, ठीक है। इसको ऐड किया गया, डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया, ठीक है। तो उसके बाद जब साइंस की बात हुई थी यहाँ पे, तो साइंस के लिए हमारी कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए हमने मैथ्स बनाया, बोलिए। फिर कुछ लोग राइटर्स थे, कहानियां लिखा करते थे, ठीक है, तो उन्होंने हिंदी लिटरेचर बनाया, ठीक है। हिंदी लिटरेचर बनाया, तो लिटरेचर बनाने के बाद उस लिटरेचर के कुछ नियम थे सेंटेंस बनाने के लिए, फिर उसके बाद वाक्य बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे रूल्स थे जो हमने सीखा हिंदी ग्रामर में, ठीक है। और सिमिलर वे में कुछ लोग जो इंग्लिश के राइटर थे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बनाया और फिर इंग्लिश ग्रामर बनाया। समझ में आई बात? एजुकेशन को बेसिकली हमने क्या किया कि एक मुट्ठी से 5 उंगलियों में डिवाइड कर दिया। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक बड़ी सी बुक थी तो उस बड़ी बुक का हमने 5 हिस्से कर दिए, ठीक है। और 5 हिस्से करने से क्या हुआ कि एजुकेशन को ऐड करना या फिर अपने जीवन में रोज का एक आदत बनाना इजी हो गया। इजी हुआ? बताइए, पहले ये पांचों एक ही में कंपाइल था, क्या पढ़ सकते थे क्या? इतनी मोटी बुक पढ़ना और इतनी मोटी मोटी 5 बुक पढ़ना बहुत इजी होता है, ठीक है। क्या हुआ, समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ था? ठीक है, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने से अच्छा है कि इतनी मोटी मोटी 5 बुक पढ़ लेंगे हम। समझ में आ रहा है? अनुष्का जायसवाल, यस। 1920 और 2020 के बीच में 1 सेंचुरी का डिस्टेंस है, डिफरेंस। तो मतलब 1920 में जो होता था अब वो 2020 में नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने कई सारी चीजों को चेंज कर दिया। पहले के जमाने में लोग नीचे बैठे पढ़ते थे, आज देखते हो नीचे बैठ के पढ़ना कहीं पर। प्राइमरी स्कूल्स में भी आजकल बेंच लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस ऑफ एनहांसमेंट था, ठीक है। पहले के जमाने में गुरुकुल प्रथा थी, एक ऋषि जी हुआ करते जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ी और उनके 4 शीशे टकले होकर के बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में क्या है, हम लोग मॉडर्नाइज हो गया एजुकेशन सिस्टम हमारा, ठीक है। हम लोगों ने दाढ़ियां कटवानी शुरू कर दी भाई, हम लोग बड़ी दाढ़ी से छोटी दाढ़ी पे आ गए, ठीक है। हमारे जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से उस टाइम पर डिसिप्लिनरी सीन था, आज के टाइम पे उतना डिसिप्लिनरी सीन नहीं है, ठीक है। लोग गुरु के कहने में अपना अंगूठा काट के दे देते थे, आज दे दोगे क्या तुम लोग? नहीं ना। तो यही सारा सीन हुआ और यही सारी चीजें हमने ऐड करनी स्टार्ट की, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में हमने अपनी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसकी हालत खराब कर दी। समझ में आए? बड़ी हंसी आती है यहाँ पे, ठीक है, आप सीरियस बनिए। समझ में आया? यस। स्कूलिंग एजुकेशन में क्या डिफरेंस आया ये भी समझ में आ गया? बताइए। यस सर। क्या मान नहीं है? ड्रॉप आउट रेट कोई बताया क्या होता है? बताइए मैम, व्हाट इज ड्रॉप आउट रेट? रुक जाइए, लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉप आउट रेट। सर ड्रॉप आउट रेट कुछ ऐसा होता है जैसे कि
प्राइमरी क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस में कितने बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं, फिर हाउस होल्ड वर्क्स नहीं भेज रहे हैं बाहर। फिर सेकेंडरी स्कूल्स में, अपर प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते हैं, फिर अपने काम काज में लग जाते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल में। फिर उसके बाद एजुकेशन के डिफरेंट लेवल्स पे जब हमारे जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है, तो जो कम होने का रेट है, ठीक है, किस रेट पे वो लोग कम हो रहे हैं, ठीक है, वो अलग की बात है कि उसके पीछे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, उनका मन हो सकता है, घर में फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, पैसे की जरूरत हो सकती है, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे ड्रॉप आउट रेट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और इन सारी चीजों के लिए डिफरेंट लेवल्स पे जो बच्चों का स्कूल छोड़ना होता है, ठीक है, वो ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और जब वो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट रेट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी एजुकेशन, उसको केजी से लेकर के 12 तक में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो केजी से 5 क्या होता है, केजी से यूकेजी, ये प्राइमरी सेक्शन हो गया, प्राइमरी नहीं है, इसको को प्राइमरी या नर्सरी कहते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक क्या हो गया, ये प्राइमरी, ठीक है, इसके बाद आता है 6, 7, 8, इसको कहते हैं मिडिल या अपर प्राइमरी, ठीक है, मिडिल या अपर प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद आता है 9, 10, ये होता है जूनियर ग्रुप, जूनियर, फिर 11, 12 सेकेंडरी, ठीक है, यही हमारा एजुकेशन सिस्टम डिवीजन है, ठीक है। अरे क्लासिफिकेशन में क्या सीन है भाई, हमने इसको जूनियर कह दिया, इसको इसी में ऐड कर दो, ये सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा, जूनियर और सब जूनियर ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। अरे इसी में तुम क्लासिफाई कर दो तो ये प्राइमरी अपर प्राइमरी की जगह ये सब जूनियर ग्रुप हो जाएगा, ये जूनियर ग्रुप। हर एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग डिफिनेशन होती है हर चीज की, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो एजुकेशन छोड़ते हैं या तो यहाँ, ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बीच में, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी और सॉरी अपर प्राइमरी और जूनियर के बीच में, ठीक है, फिर जूनियर और सेकेंडरी के बीच में, ठीक है। ये 3 जगहों पे बेसिकली हमारा ड्रॉप आउट रेट सबसे हाई होता है। क्यों? क्योंकि कई बार जब बच्चे 6 तक पढ़ लेते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो बहुत पढ़ लिया, अब रहने दो, अब इसके आगे हम अपना काम नाम सीखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। 8 तक कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ सराउंडिंग्स में ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मौजूद हैं कि जो पुराने जमाने की लड़कियां हैं या आंटी लोग हैं, उन लोगों की भी एजुकेशन यहीं तक हो पाई और वो लोग यहाँ से फिर ड्रॉप आउट कर गए, उनकी शादी या तो हो गई या तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 9, 10 के बाद लोग सोचते हैं कि चलो अब तो बहुत पढ़ लिया, हमें जॉब करनी चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए लोग 10th के बाद छोड़ते हैं। जो लोग इसके बाद एजुकेशन छोड़ देते हैं उनको ये लगता है कि अब हमने पढ़ाई पूरी कर ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन होती है, ये उनको कोई समझाने वाला नहीं है या फिर उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है कि उसको ऐड कर सके। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ड्रॉप आउट रेट बेसिकली इन्हीं केसेस में सबसे ज्यादा होता है 3 लेवल्स पे। कहां पे? 5th के बाद, 8th के बाद और 10th के बाद, ठीक है। 12th के बाद तो मैक्सिमम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा ड्रॉप आउट रेट, ठीक है। तो ये ड्रॉप आउट रेट होता किस लिए है, इसके रीजंस लिखे हैं हम लोग। तो रीजंस क्या हो सकते हैं बताइए? इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक या फैमिली कंडीशन या फिर कह लो पैसे की कमी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, क्लास एंड वर्क, जेंडर, ठीक है। तो वर्क के बेसिस पर भी तो होता है कि भाई हमारे यहाँ पे बर्तन धोने वाली का लड़का हमारे बराबर में बैठ कर पढ़ सकता है, हम 80,000 फीस देते हैं तो ये हमारे बराबर में बैठने के लायक नहीं है। ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए। हर किसी को एजुकेशन का इक्वल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीजें प्रूव कर रखी है। तो हु आर वी टू डिस्कस दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? प्रेशर ऑफ फैमिली, प्रेशर ऑफ फैमिली भी आया, प्रेशर बिल्डर, ठीक है। एजुकेशन का प्रेशर बिल्डर, अरे यार इतना सारा कोर्स हम कैसे पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मोटी बुक है, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। घर वाले भी कहते हैं हाँ बेटा तुम्हारे लक्षण हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। कहते छोड़ दो, छोड़ देते हैं कुछ लोग पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर, कुछ लोग एजुकेशन करने लग पाते हैं, कुछ लोग फैमिली के ऊपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो उनको ये रहता है कि हमारे लिए पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो लोग इस प्रेशर को नहीं ले पाते हैं और एजुकेशन छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। यस। चलो
मन से भी छोड़ देते हैं तो उनके तुम्हारे ऐसे लोग होते हैं ना तो कुछ लोग में सेफ्टी है हम्म? अगर स्कूल हमारे से दूर है तो पेरेंट्स छुड़ा देते हैं। हाँ तो वो तो हमारे उसमें आ गया ना, क्या कहते हैं, क्या लिखे थे, इकोनॉमिक कंडीशन, तो कंडीशन में वो भी आ गया ना कि भाई उनके आसपास में एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो भाई छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आता है वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट क्या था भाई? वुमेन्स मूवमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टॉपिक वुमेन्स मूवमेंट? जो वुमेन्स है अपने इक्वालिटी और राइट्स के लिए जो जो मूवमेंट करती हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, whatever the protest, whatever the struggle that women are doing for their equality in our society, that is known as women's movement। ठीक है, जो भी स्ट्रगल, जो भी परिश्रम हमारी वुमेन्स ने किया है ताकि उनको सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जा सके, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वुमेन्स मूवमेंट। जैसे हमारी लक्ष्मी लाखरा थी, ठीक है, तो लक्ष्मी लाखरा ने बेसिकली क्या किया कि अपने हिसाब से स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने इंजन ड्राइवर बनने का सोचा था तो उन्होंने क्या किया, आरआरबी की जो एग्जामिनेशंस होती है उसको क्रॉस किया, उसकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया तो वो इंजन ड्राइवर बन पाई। समझ में आया? तो ये क्या था, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो उस वुमेन ने क्या किया कि अपने आप को लिटरेट करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने बाकी दुनिया की बातें ना सुन करके खुद के गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, इग्नोर करते हुए अपने फील्ड में आगे बढ़ी, तो आज के डेट में वो सक्सेस है। समझ में आ रही है बात? सो व्हाटएवर द स्ट्रगल्स दैट ईच एंड एवरी वुमन इज डूइंग इन हर लाइफ to get a proper equality, ठीक है, to get proper position in the society is known as women's movement। ठीक है, रस सुंदरी देवी ने क्या किया, अब उनकी लाइफ तो सेट थी ना भाई, उनकी शादी हो गई, उनको एक अच्छी सी फैमिली मिल गई, उनको तो बस अब सीधे अपनी लाइफ काटनी थी। उन्होंने क्यों सोचा कि हमें पढ़ना चाहिए? उन्होंने अपने स्टडीज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? उन्होंने इसीलिए दी क्योंकि उनको लगा कि अब एजुकेशन हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और इस रिक्वायरमेंट के ही वजह से उन्होंने अपने आप को लिटरेट करना स्टार्ट किया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और ये सारा जो स्ट्रगल उन्होंने किया अपने लिटरेसी के लिए वो था वुमेन्स मूवमेंट। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई। दिव्यांश, समझ में आ रहा है? तो इसको लिख दो, स्ट्रगल्स done by women to get proper position and to be treated equally in the society, to be treated equally in the society is known as women's movement। समझ में आ गई इतनी बात? किसी को कोई परेशानी है? चलो So women and girls are now having the right to study, to school, there are other spheres like legal reform। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो भी स्ट्रगल एक वुमेन ने किया अपने लाइफ में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, वो क्या है? वुमेन्स मूवमेंट। ठीक है, अब वुमेन्स मूवमेंट के लिए वुमेन्स ने किस किस तरीके का इस्तेमाल किया ताकि वो वुमेन्स मूवमेंट सक्सेस हो सके। ठीक है, वुमेन्स ने ऐसे कौन कौन सी चीजों को अपनाया, ऐसे कौन कौन से रास्तों को अपनाया ताकि ये वुमेन्स मूवमेंट सक्सेसफुल हो सके। अगेंस्ट सोसाइटी। अरे अगेंस्ट सोसाइटी ही ना जाएंगे भाई, अब मंगल के प्राणियों से लड़ने जाएंगे क्या? सबसे पहले स्टार्ट किया कैंपेनिंग। ठीक है, कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है? जागरूक करना या अवेयरनेस को स्प्रेड करना। ठीक है, हर किसी को ये बताना कि वुमेन्स की भी एजुकेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मेंस की एजुकेशन है। जितना इंपॉर्टेंट एक लड़के का पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट एक लड़की का भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो सोसाइटी के लोगों को ये चीजें बताना, समझाना, एग्जांपल्स देके बताना कि देखिए सुनीता विलियम्स का एग्जांपल मेरे पास है, कल्पना चावला का एग्जांपल है, इन लोगों ने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया, आगे बढ़ी, तब जाकर के आज की डेट में वो स्पेस में जा पाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ऐड ऑन करके पूरी सोसाइटी को समझाना, ठीक है, और इन चीजों के बारे में उनको अवेयर करना कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। ठीक है, इट शुड नॉट बी बाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, इट इज इक्वल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस कंट्री। समझ में आ रही है बात? आ रहा है? एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझाना ही सबसे बड़ी चीज थी और जो इन्होंने स्टार्ट किया समझाने से।
ठीक है। और जब समझाया तो फिर ऑटोमेटिकली फैमिली का सपोर्ट उनको मिलने लगा और फिर आगे इन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो उसके बाद आता है हमारा कैंपेनिंग में ही एक चीज ये आती है कि जो सोसाइटी में हमारे वो चल रहा है, क्या कहते हैं, क्रिमिनल सीन्स चल रहे हैं, क्राइम्स चल रहे हैं, ठीक है। क्राइम्स के बारे में बताना लड़कियों को, ठीक है, और क्राइम से निपटना कैसे है अगर आप उस चीज में फंस जाओ तो इन सारी चीजों को लड़कियों को समझाना ही क्या होता है, कैंपेनिंग, ठीक है। अब पहले के जमाने में क्या था, जितने फाइटर्स हुआ करते थे, जितने भी रेसलर्स हुआ करते थे, सारे लड़के हुआ करते थे, ठीक है। जितने भी मार्शल आर्ट्स वगैरह वाले थे वो सब लड़के ही थे, ठीक है। बाद में जब लड़कियों के ऊपर क्राइम होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाने लगी कि आप अपने से अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हो, आप अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर पाओगे, ये सारी चीजें करने के लिए उनको सिखाया जाने लगा। समझ में आया? लड़कियों को और ज्यादा ऊपर करने के लिए उन्हें ये सारी चीजें सिखाई गई ताकि वो क्राइम से बच सके, ठीक है। आज की डेट में जो लड़की मार्शल आर्ट्स जानती है या फिर जिस लड़की का अच्छा बैकग्राउंड है वो क्या करती है, क्राइम से बची रहती है। समझ में आ रही है बात? यस सर। कोई परेशानी? कैंपेनिंग के बाद आता है रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है। रेजिंग अवेयरनेस का मतलब पता है ना? दहेज पता? रेजिंग अवेयरनेस का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सबको पूरी जानकारी देना। ऐसा नहीं कि अगर आप डावरी के बारे में जानते हो तो केवल डावरी ही जानो, डावरी से क्या क्या चीजें, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें जानना क्या होता है, अवेयरनेस, ठीक है। अगर आप इस मॉडल के बारे में नहीं जानते हो तो इस मॉडल के बारे में आपको जानने वाले जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। कोरोना वायरस के बारे में आप नहीं जानते हो कि ये कैसे अंदर जाता है, कैसे आपको इफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको बताया जा रहा है टीवीज के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, ठीक है, मोबाइल के मैसेज के थ्रू, तो ये सारी चीजें क्या है, रेजिंग अवेयरनेस। समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी? चलो अवेयरनेस के बाद आता है प्रोटेस्टिंग, और उसके बाद जब इन दोनों चीज के बाद भी कोई ना माने उसके बाद उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। जब घी सीधे मुंह से नहीं निकल रहा तब उंगली टेढ़ी करो भाई, अब प्रोटेस्ट करेंगे हम, ठीक है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध प्रदर्शन होता है ना दिव्या, तो हम उसके खिलाफ विरोध करते हैं कि वुमेन्स को एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है शोइंग सॉलिडारिटी, ठीक है। शोइंग सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, ठीक है। अगर कोई लड़की है उसका किसी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, वो पढ़ना चाहती है, ठीक है, उसको समझाना ये कोई बात नहीं, हम लोग हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करके डालना और अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है, कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5, ठीक है।